प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज से आप सभी का जो है स्टार्ट कर दिया है 12th फिजिक्स का सारे जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। आज हम लोग जो है पहला चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और एक बात बता दें, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब कि जो प्रश्न हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चन से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। मतलब कि आज आपका होने वाला है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्लासेस, ठीक ना। मतलब मेन रूप से फोकस किया जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव पे, और उस सब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे ना वो साथ ही साथ करवाते जाएंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि फिजिक्स में अगर आप लोग चाहते हैं कि 85 है ना, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी ब्लैक है ना, हाँ देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि 80 लिखा गया ना, ये 85% प्लस करे, 85% प्लस करे या 90% करे या 90% करे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। एक चीज़ हम आप सभी से वादा करते हैं कि यहाँ पे जितना बताया जाएगा आप बस उसे पढ़ लो, और उसके बाद आप अपने जो है बुक से, जो कि आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्टिव होता है, उस बुक में आप जाओ, ये चैप्टर निकालना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर निकालना। और इस चैप्टर में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है आपके बुक में, हम गारंटी देते हैं कि 90% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो बताएंगे ना हम, उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक ना। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते जाएंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, सब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, ठीक ना। और आपके बुक में अगर 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का ना, तो आप उसमें से 90 क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा, जो हम क्लास में जो आपको करवाएंगे उस वीडियो को देख के। यहाँ पे आपको ये पहला चैप्टर का जो है 3 लेक्चर मिलेगा। कितने लेक्चर मिलेगा? 3 लेक्चर। आज हम लोग लेक्चर 1 करने वाले, इसका एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें भी आपको सब्जेक्टिव ही बताया जाएगा। पार्ट 3 में हम लाएंगे इससे टोटल ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया आपके एग्जाम में और जो पूछने की संभावना बनती है वो चीज आपको लिए लेके आएंगे, ठीक है। अब वो लेके आएंगे तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव स्पेशल आपको करवाएंगे। पहले सब्जेक्टिव इसलिए करवा रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीका से जो आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी तरीका से जो है सभी सब्जेक्ट में और सभी चैप्टर्स में चलने वाली है, ठीक ना। अभी दूसरा चैप्टर लाएंगे तो उसमें भी 3 लेक्चर होगा। 2 लेक्चर में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे और तीसरे लेक्चर में आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। और आप लोग के पास जो भी बुक होगा, एनसीईआरटी का हो गया या जो भी हो गया, सभी में से आप जाओ, टारगेट बुक हो गया, ऑब्जेक्टिव का स्पेशल आता है ना, उस तरीका से जाना, आप देखना को अपने किताब में बनाना, सब के सब क्वेश्चंस बनेगा। हाँ, थोड़ा कुछ नहीं भी बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यह हमसे पूछा जाता है। ये आपके जब भी पूछे जाते हैं ना तो 2 नंबर में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर में आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बोल रहा है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ठीक ना। तो देखो बता दें, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कि ना तो बनाया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, मतलब इसे ना ही खत्म किया जा सकता है। फिर से बोलते हैं कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे कर क्या सकते हैं, तो इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक ना। इसी तरीका से हमारा ऊर्जा भी होता है। ऊर्जा भी आप लोग पढ़ेंगे ना कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उसी तरीका से यहाँ पे आवेश होता है। तो ये याद रखिएगा, है ना, कि आवेश के देख लो, आवेश के संरक्षण, एक मिनट देखो, आवेश के संरक्षित राशि मतलब कंजर्व्ड यूनिट है। तो आवेश कैसे एक संरक्षित राशि है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि आवेश के कैसी राशि है, तो संरक्षित राशि है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे भी यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा कि आवेश हमारा संरक्षित राशि। फिर बोल रहा है आवेश एक संरक्षित राशि है, इसे ना तो, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसे कर क्या सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि आवेश जो है एक संरक्षित राशि है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या बोला। चलो और अच्छे से याद करने के लिए और अच्छे से चाहते हो कि हमारे दिमाग में फिट हो जाए, हमेशा के लिए नहीं निकले, तो एक काम करना, यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, सभी को कॉपी में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना। कॉपी में कॉपी लो और इस जिस अभी हम तुमको बता रहे हैं ना, तो रोक के पहले समझ लो, उसके बाद वीडियो रोक लो और हम इसको क्या करो, लिखो, इसको क्या करो, लिखो, जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो। अगर मान चलो यहाँ पे कोई फिगर पाड़ेंगे तो फिगर भी लिखना, जो जो बोर्ड पे लिखेंगे सब कुछ लिखना है, ठीक ना। और उसको बार बार रिपीट करते रहना, हम गारंटी देते हैं कि चैप्टर आपका गुलाम बन जाएगा, ठीक ना। चलो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, जो देखो, ठीक है, मजा आने वाला है क्लास में, है ना। यूट्यूब पे सबसे पहला बार जो है ऐसा पढ़ाने वाला व्यक्ति है, ठीक ना, सबसे पहला। तो अगर आपको बता दे कि अगर पहले अच्छे से क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, आप लोग पहले जवाब दो, इसके बाद बोलेंगे आप कुछ, ठीक ना। चलो जवाब दो, जवाब दो आप लोग जवाब दो थोड़ा सा, चलो इसको जवाब दो, क्या होगा इसका। देखो बोल रहा है क्वेश्चन की ब्रह्मांड का कुल, है ना, ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत है, यह किसका सिद्धांत है। नियत कहने का मतलब क्या है, संरक्षित है। नियत कहने का मतलब संरक्षित है, नियत कहने का मतलब संरक्षित है ना। तो नियत है या किसका, ब्रह्मांड का कुल आवेश, देखो कुल आवेश संरक्षित है, या किसका सिद्धांत है, तो आवेश के संरक्षण के। अभी तो हम लोग पढ़े ना, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत यही बोलता है कि आवेश का जो पूरा जो है, ये मोबाइल वाला लाइट जल रहा है ना यहाँ पे मार रहा, अच्छा वो हम सोचे क्या मार रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज बोल रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, ये नीचे लगा लेते हैं, चलो यार, चलो देखो तो आ गया इसको समझ में। चलो कॉपी में ये ऑब्जेक्टिव भी लिखना। दूसरा देखो इससे ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण संभव है। देखो आप लोग अगर चैप्टर में ये थोड़ा बहुत भी कहीं से पढ़ोगे, या तो हम भी पढ़ाए हैं, तो आपको पता होगा। ये बैंक कहाँ से बोलने लगा, टर। हाँ तो चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण देखो 3 तरीका से संभव है। सबसे पहला देखो चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखो अब एक एक करके सब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो घर्षण द्वारा क्या होता है, घर्षण द्वारा में क्या करता है कि दो वस्तु को आपस में रगड़ता है, दो वस्तु को क्या करता है आपस में रगड़ के इस तरीके से आवेश को क्या करता है, आवेश को जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। दूसरा देखो हमारा चालन द्वारा, चालन द्वारा करने का मतलब कि दो वस्तु को सिर्फ सटा के इस तरीके से रखता है, दो वस्तु को क्या करता है कि सिर्फ इस तरीका से सटा के रखता है, दो वस्तु को इस तरीका से सटा के रखता है, तो भी आवेश जो है एक दूसरे से में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। चालन द्वारा में तीसरा, चालन द्वारा में क्या होता है कि दो वस्तु को दूर में रखा जाता है, इस तरीके से दूर में रखा जाता है और वहां पे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, तो ये वस्तु इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश जो स्थानांतरित हो जाता है, या इससे इसमें हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा होता है आवेश को स्थानांतरित करने की विधियां। ये 3 विधि से हम लोग कर सकते हैं, चालन द्वारा हो गया, प्रेरण द्वारा हो गया, घर्षण द्वारा, यानी हम बोल सकते हैं इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से हम सभी बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। चलो अब अगला क्वेश्चन करें। यार बाल ही खराब हो जाता है, बताओ ऑनलाइन में इतने सारे बच्चे देखेंगे हमें और हमारे बाल ही खराब हैं। चलो इसके बाद देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक भी लिखें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फ्लक्स को जो है फाई से सूचित किया जाता है, इसको फाई पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। देखो होता क्या है, ये विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो समझो, देखो फिगर पढ़ाएंगे, फिगर आप ले लीजिएगा। ये देखो जो फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स में एक छोटा सा इस तरीका से जो है रख दिया जाता है पृष्ठ, ठीक है, इस तरीका से एक पृष्ठ रखती है। तो ये पृष्ठ से देखो इधर जो है हमारा गुजर रहा है, क्या ये इधर हो गया हमारा क्षेत्र हो गया, और ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मान को चलो तीव्रता इधर है और ये दोनों के बीच का कोण जो है एंगल है थीटा,
थीटा है, ठीक ना। और ये हमारा देखो इधर जा रहा है, क्षेत्र बता रहा है डी ए। तो इससे ये जो पृष्ठ जो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चे, पृष्ठ जो देख रहे हैं, इससे जो है ये बल रेखा जो है इस तरीके से लंबवत जो है गुजरती है। बल रेखा किस तरीके से गुजरती है, ये पृष्ठ से होकर जो बल रेखा इस तरीके से लंबवत गुजरती है। इस तरीके से क्या होता है, लंबवत जो है गुजरती है। तो यहाँ पे देखो आप अच्छे से समझो, इसका परिभाषा जो आप अच्छे से समझ पाओगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या, मतलब इससे जो है, इससे कितना बल रेखा गुजर रहा है, फिर से सुनो, इससे कितना बल रेखा गुजर रहा है, कितनी संख्या में गुजर रहा है, जितनी संख्या में गुजर रहा है ना, इसकी संख्या को ही हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इसकी संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ रखा हुआ, इस पृष्ठ से जो गुजर रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या फिर बल रेखा बोलो, दोनों बात एक ही है। तो बल रेखा गुजर रही है या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर रही है, तो उसकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी संख्या को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इसमें मान के चलो अगर 10 को गुजर रहा तो विद्युत बल रेखा, तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया जाता है, फाई बराबर कौन दिया जाता है, ई इंटू ए। फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। यहाँ पे फॉर्मूला जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर होता है ई इंटू ए, याद रखेगा, फाई बराबर होता है ई इंटू ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब कितना बड़ा क्षेत्र है जो बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो डी ए लिखे, डी ए मतलब समझ रहा है, डी ए मतलब यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है। तो छोटा सा क्षेत्र के लिए देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, मेन फॉर्मूला ये हो गया, हमें छोटा सा क्षेत्र के लिए देखना। तो यहाँ पे देखो लगा देंगे फाई बराबर में आ जाएगा ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डॉट हटाएंगे तो आप लोग को पता है कि ये डॉट जब हटता है ना, जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला देगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। देखो तीन फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिए हैं। मेन फॉर्मूला आपका ये वाला याद रखिएगा, फाई बराबर ई इंटू ए। फाई आपको फ्लक्स को जो फाई से सूचित किया था, तो फाई बराबर हो गया ई इंटू ए। अब यहाँ पे फाई बराबर देखो ये छोटे से क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए डी लगाए, डी मतलब छोटा सा क्षेत्रफल होता है। तो फाई बराबर ई इंटू डी ए हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जब डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं, ये डॉट जब हटाते हैं तो आता है कॉस थीटा। जब डॉट हटाते हैं क्या आता है, कॉस थीटा, इसलिए डॉट तो हटाए तो आगे कॉस थीटा। तो फाई बराबर हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है विद्युत फ्लक्स। फिर से याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यह जो है कि अदिश राशि, याद रखिएगा, इससे भी पूछा जाता है, ये एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। तो ये याद रखिएगा कि जो फ्लक्स जो है, विद्युत जो फ्लक्स है वो हमारा क्या अदिश राशि है, ठीक ना। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे देखो जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर आप इस तरीके से फिगर पार लेते हैं और इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कंप्लीट है ना, 2 नंबर आपका कंप्लीट है। एग्जामिनर एकदम खुशी खुशी जो आपको 2 नंबर दे देगा, लो बेटा आपका 2 नंबर, ठीक ना। चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखो क्या बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब देखो एसआई मात्रक तो यहाँ पे हम बताया नहीं है ना, एसआई मात्रक यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे जगह भी नहीं है, हम यहाँ पे निकालते हैं। आप अपने कॉपी में ये ऑब्जेक्टिव भी नोट करोगे और बगल में जो हम लिख रहे हैं इसका एसआई मात्रक वो भी आपको नोट करना पड़ेगा, एकदम नोट करना, ठीक ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है ई इंटू ए होता है, ठीक ना। तो देखो इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा, देखो इसका मात्रक ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से देखो नोट करके लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पूछेगा आपसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। इसका देखो 2 एसआई मात्रक होता है, ठीक। पहला होता है न्यूटन पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है, या तो फिर क्या होता है वोल्ट पर मीटर होता है। 2 को इसका होता है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। एक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, एक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा, स्टार करके लिख दिए हैं, एकदम भी आई है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब देखो निकालते हैं, देखो ये भी ई है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्र क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं न्यूटन पर कूलम और इंटू में ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्या होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का ऐसा मात्र क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि देखो क्षेत्रफल में हो गया लंबाई चौड़ाई दोनों, ये वाली हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई बी, तो ये बी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर होगा ना। तो ये हमारे पास हो जाता है मीटर में स्क्वायर। देखो
ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, फाइनल में हमारा हो जाएगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, इस तरीके से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। एक तरीका से और इसको लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर इसको हम बटा के ऊपर भेजेंगे तो कूलम इनवर्स हो जाएगा। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा, इससे एक और फॉर्मूला निकलता है, वो भी बताते हैं। एक ही फॉर्मूला भी नहीं निकलता, एक और फॉर्मूला निकलता है। देखो ये भी देखो मात्रक ही है, ये दूसरा आपका मात्रक है। देखो दूसरा मात्रक देखो क्या है कि ये ई का ऐसा मात्रक क्या होता है, 1 वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो लिखेंगे देखो वोल्ट पर मीटर, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप देखो मीटर एक से एक कट जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ वोल्ट मीटर, देखो है ना। तो यहाँ पे कितने ऐसा मात्रक हो गए, 2 ऐसा मात्रक हो गया। विद्युत फ्लक्स का प्यारे बच्चों 2 ऐसा मात्रक हो गया, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों याद रखेगा, ये भी ये भी। यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन बना है आपको, है ना, 4 ऐसा मात्रक लिखे हुए हैं, 4 ऐसा मात्रक लिखे हुए। हम आपको 101% गारंटी दे के बोलते हैं कि ये चारों में से आपके कोई ना कोई आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, हर एक बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। कॉपी में एकदम नोट करो, नोट करो, कॉपी में नोट करते जाओ। कोई पीडीएफ वीडियो नहीं मिलेगा, कॉपी में नोट करो। पीडीएफ मिलेगा यार क्या करोगे, पीडीएफ नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये जब अपने अच्छे से जब लिखोगे, जो समझा हुआ चीज है, अगर आप उसे कॉपी में नोट करते हो ना, तो ज्यादा अच्छा से ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। अगर एक नजर आप कॉपी पे दौड़ा लोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा, सब मेरा बात आ जाएगा कि हाँ हम ऐसे ऐसे चीज जो है बोले थे, किस तरीके से हम निकाल के जो है बताए थे। समझ रहे हो ना, ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। चलो यहाँ पे बोला जा रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक देखो 2 होता है, एक वो होता है एक ये होता है। दोनों में से देखो कौन है, वोल्ट मीटर है। देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक ना, वोल्ट मीटर इस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो विद्युत फ्लक्स का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है। अब देखो अगर मान लो आप हमसे नहीं पढ़ते, आप रटते, तब तो ठीक है, रटते तब तो कैसे करके तो निकालिए लेते, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ते तब तो ये सब एग्जाम में लगता, बोलते बाप रे भाई एग्जाम लिया इतना टफ था ना, खाली फॉर्मूला फिजिक्स के पूछ लेता, इतना टफ। लेकिन हम है ना ऐसा नहीं होने देंगे। आप बताइए जवाब इसका, आप लोग का तो जवाब आ गया होगा, बोलिएगा क्या, फ्लक्स का ऐसा मात्रक यही ना, सूत्र यही होता है सर, अभी ना बताया फाई बराबर ए इंटू ए, यही तो होता है। हाई कुछ हार्ड है, छोटा सा क्षेत्रफल के लिए इक्वल ही होता है सर, ई वाला होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे सर ई वाली होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आ जाएगा सर ई डी ए कॉस थीटा, ये वाला आ जाएगा। आप इतना आसान हमसे कुछ ही पूछ रहे हैं, पढ़ने के बाद तो बोलोगे ही सर आसान है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे बोलोगे हमें खुशी होगा। चलो अब यहाँ पे अगला देखो तीसरा क्वेश्चन कि गाउस के नियम को लिखिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता, बच्चे लोग बोलते रहते सर गाउस का नियम, गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे लो देख लो क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। देखो इसमें होता है क्या कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ होता है, हमारे पास क्या होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक बंद पृष्ठ होता है, और इसमें एक आवेश को रखा होता है। इसमें क्या होता है, एक आवेश को रखा होता है, तो इससे फ्लक्स गुजरता है। इससे क्या गुजरता है, इससे फ्लक्स गुजरता है, इससे फ्लक्स गुजरता है। तो ये बंद आवेश से ये जो एक देखो, एक हमारे पास जो पृष्ठ है, एक हमारे पास जो पृष्ठ है वो बंद है। कैसा है, एक हमारे पास बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के अंदर हम एक आवेश को रखे हैं, और इस आवेश से जो बल रेखा निकल रही है, मतलब जो फ्लक्स जो निकल रहा है, फ्लक्स बोलो या बल रेखा बोलो या विद्युत क्षेत्र बोलो, वही बात है ना। तो जो इस आवेश से जो फ्लक्स गुजर रही है, जो बल रेखा जो निकल रही है, उसका ये Q के 1/ε0 गुना के बराबर है। Q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है क्या, गाउस। ये हो गया हमारे पास, ये गाउस का फॉर्मूला गया, याद कर लो बस, कुछ नहीं है। आया समझ में, नहीं आया फिर से बोलते हैं, एक बार फिर से देखो। हम क्या बोले कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ जिसमें हम एक आवेश को रखें। अब इस आवेश से बल रेखा गुजरेगा, है ना, इस आवेश से बल रेखा गुजरेगा, तो कितना बल रेखा गुजरेगा, मतलब कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, मतलब हमें फ्लक्स चाहिए। तो देखो फ्लक्स बराबर में लगा हुआ है ना, हमें फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए, हमें फ्लक्स चाहिए, बोलो मेरे साथ साथ, फ्लक्स चाहिए। अब फ्लक्स चाहिए तो हमें देखो फ्लक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर में फ्लक्स लिखा ना, फ्लक्स को कैसा सूचित करते हैं, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा जो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स गुजरता है ना बाबू, वो अंदर में जो आवेश है, जितना भी आवेश रहे, 1 आवेश रहे, 2 आवेश रहे, 3 आवेश रहे, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, और जितना अंदर में आवेश है सबको जोड़ के, यानी कि कुल नेट आवेश, नेट आवेश गुने में हो जाएगा 1/ε0, इतना जो है फ्लक्स गुजरेगा, ठीक ना। तो याद आता है फाई बराबर 1 गुने क्यू बटे एप्सिलॉन। अगर इसी को हम क्या करेंगे, 1 से क्यू में गुना कर देंगे तो क्यू बटे में आ जाएगा ε0। बस ये वाली फार्मूला आप याद रखिएगा, फाई बराबर क्यू बटे ε0। देखो क्या लिखा हुआ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में
स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत मतलब निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो इसमें जो घिरा हुआ जो आवेश है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा ना देखे, इस तरीका से दे दे, अंदर में जो है 2 4 को मान चलो प्लस में 2 क्यू है और 3 क्यू है और 5 क्यू है, इस तरीका से है। मान चलो ये माइनस में दे दिया, ये प्लस में दे दिया, पूछेगा कि इसका कुल जो फ्लक्स इससे कितना गुजरेगा, मान चलो इससे कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। तो टोटल क्यू कितना है 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4, यानी क्यू की जगह कितना रखेंगे 4 क्यू, ये इतना फ्लक्स गुजरेगा, फाई बराबर 4 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ना, पसंद आ रहा है, एक चीज बोलते हैं, पसंद तो आइए आ रही रहेगा, एक चीज बोलते हैं आप, एक चीज बोलते हैं आप, हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप जो ये नंबर देख रहे हैं ना, रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे आप लोग अपना अपना फीडबैक दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिएगा, अगर नहीं लिख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो खराब भी आप लिख सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा। लेकिन हम बोलते हैं इस नंबर पे आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखो स्टेटस लगाएंगे, ठीक ना, स्टेटस लगाएंगे, बच्चे लोग को दिखाएंगे कि देखो कैसा होता है, और जब स्टेटस लगाएंगे तो हमारे पड़ोसी भी देखेंगे, समझ गए ना आप क्या कहना चाहते हैं, चलाएंगे पड़ोसी को, मजा आता है, ठीक ना। तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर खराब लगे तो खराब भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इसका जो हम लोग देखते हैं, इससे एमसीक्यू मतलब कि जो आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी गैसीय पृष्ठ द्वारा घिरे, घिरे मतलब बंद, क्यू आवेश से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो आप लोग तो समझिएगा ना, अंदर में क्यू आवेश है तो इससे टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, इससे टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो फ्लक्स जो गुजरेगा वो क्यू 1/ε0 गुना के बराबर होगा, है ना, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए। चलो ठीक, इसके बाद देखो है ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहा है कि यदि आवेश गॉसीय पृष्ठ के बाहर स्थित हो, आवेश क्या है, आवेश जैसे यहाँ पे है बाहर में, अंदर में ये नहीं है, बाहर में, कहाँ पे, बाहर में, तब बोल रहा है कि पृष्ठ से कुल घिरा कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल कितना फ्लक्स जो इसे घिरा हुआ। अरे बेवकूफ, ये तो वही हाल कर दिया है ना, ये तो वही हाल कर दिया कि पैसा दिया है नहीं, अब बोल रहा है कि कितना दिए, है ना, कितना दिए, झूठ के। तो वही चीज है, जैसे इसमें देखो क्या होता है ना कि आवेश अंदर में रहना चाहिए तब फ्लक्स गुजरेगा, आवेश अगर अंदर में है, क्यू आवेश अंदर में है तो फ्लक्स कितना गुजरता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बाहर में है तो, बाहर में है तो कहाँ से आवेश गुजरेगा, फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, बाहर में है तो कहाँ से गुजरेगा, अरे अंदर में रहेगा तब ना, बाहर में तो कहाँ से गुजरेगा, ठीक ना, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं गुजरेगा मतलब जीरो हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो चौथा कि आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखे, आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित है, ठीक है। देखो इसका बहुत शानदार उत्तर, और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और जिस तरीका से भी हम बताने वाले, अगर आप इस तरीका से आप अपने एग्जाम में लिख देते हो पेपर में, है ना, तो एग्जामिनर एकदम खुशी खुशी 2 नंबर बैठा के आपको जो है दे देगा, है ना। बाल मेरा खराब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, खराब होने दो। हाँ, तो देखो क्या है कि जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है, जैसे मान चलो हमारे पास कोई इस तरीका से जो है वस्तु, ये मान चलो हमारे पास क्या है, एक वस्तु है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक वस्तु है। अब इस वस्तु को हम इधर से जो है एक क्यू आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस आवेश को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आवेश चारों तरफ फैल जाता है, यहाँ पे आवेश क्या फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आयतन, है ना, आयतन, आयतन मतलब कहने का मतलब कि पूरा में फैल जाता है, आयतन कहने का मतलब कि पूरा में फैल जाता है। जब इस क्यू आवेश को मतलब जब ये क्या बोलते हैं, ये पृष्ठ को जो हम लोग क्या करते हैं, या वस्तु को जब हम लोग क्यू आवेश देते हैं तो इसके अंदर जो आवेश जो है पूरे सतह पे फैल जाता है, यानी पूरे में फैल जाता है। तो होता है क्या, तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देखो अब ये परिभाषा नहीं समझ में आया होगा, केवल समझो, हमारे पास एक वस्तु है जिसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक हमारे पास एक वस्तु है जिसे हम क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसमें कुल कितना आयतन है,
है ना। इसका कुल कितना आयतन मतलब इसको कितना इसमें आवेश रह सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। और आयतन घनत्व को जो है म्यू से सूचित किया जाता है, आयतन घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, म्यू से। और ये म्यू बराबर होता है क्यू बटे भी। म्यू बराबर क्या हो जाता है, क्यू बट्टे भी हो जाता है। म्यू बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे भी। हमारे पास पानी भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, बस ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो देखो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको बता रहे थे क्या, यहाँ पे बता रहे थे कि म्यू बराबर होगा क्यू बट्टे भी। ये समझ में आया। जब इस हमारे पास कोई वस्तु है, जब इसे क्यू आवेश देते हैं तो ये इसकी आवेश जो है पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, यानी पूरे आयतन में फैल जाता है। इसको आयतन अगर भी, इसका आयतन मान लो चलो भी है, इस वस्तु का आयतन अगर भी है, तो यहाँ पे जो हमारा जो आवेश का, ये वस्तु का आयतन घनत्व तो आवेश, वस्तु का जो है आयतन आवेश घनत्व जो होगा वो होगा क्या, क्यू बट्टे में भी। क्यू बट्टे में क्या होगा, भी। याद रखिएगा, आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व उल्टा हो जा रहा है ना, पहले घनत्व वाला फिर आवेश है। तो आयतन आवेश घनत्व अगर हमसे पूछा जाएगा तो यह याद रखिएगा कि आयतन आवेश घनत्व को म्यू से सूचित किया जाता है, इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू से सूचित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बट्टे में क्या होता है, भी होता है, क्यू बट्टे में भी। अब इसका तो हमसे पूछा जा रहा है एसआई मात्रा, क्या पूछा जा रहा है, एसआई मात्रा। देखो एसआई मात्रा का आसान है, क्यू, क्यू का ऐसा मतलब कूलम होता है। भी है, भी मतलब क्या, वोल्ट नहीं, भी मतलब कि यहाँ पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो इसका जो ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू हो जाता है, आपको पता है ना। तो ये मात्रक देखो, ये हमारा आयतन आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका बीमा का बात किया जाए, बीमा, बीमा मतलब जानते हैं ना, बीमा मतलब कि डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो मतलब डायमेंशन, देखो बीमा, बीमा देखो इसका क्या हो जाएगा, ए मतलब सी, सी मतलब क्यू, क्यू का जो डायमेंशन होता है यानी बीमा जो होता है, यानी आवेश का जो बीमा होता है वो 80 होता है। क्या होता है, 80। आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, आवेश का बीमा पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एल, एम का क्या होता है, एम का होता है 3 और ऊपर में क्यू होता है क्यू। यहाँ पे एल 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और आ जाएगा 80, ये चीज आपके पास आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास हो गया क्या, डायमेंशन, सॉरी एसआई मात्रक और बीमा हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से यहाँ पे समझ लो, परिभाषा नहीं समझ में आया होगा तो, कि जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है, वितरण मतलब होता है फैलना या बांटना, वितरण मतलब होता है फैलना या बांटना। तो यहाँ पे जो है ना, ये वस्तु हमारे पास होता है, आवेश जब देते हैं तो पूरे इसके क्षेत्र में फैल जाता है यानी बंट जाता है। तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, देखो आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व आवेश कहते हैं, ठीक ना। चलो इसके बाद देखो हमारे पास, देखो अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया कि आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक है। तो देखो आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, म्यू से। और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है क्यू बट्टे में आ जाता है भी। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, आप स्मॉल भी लिख सकते हो। क्यू का एसआई मात्रक यानी कि कूलम होता है, इसका हो जाता है मीटर क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू मीटर माइनस क्यू, ये भी हो जाता है मतलब सी मीटर माइनस क्यू, ये भी हो सकता है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शंस बी में हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला देखो है कि आयतन आवेश घनत्व की बीमा। देखो अभी बीमा बताया था ना कि रो बराबर क्या जाएगा, सी बटे में आ जाएगा एम क्यू। सी का हो जाता है 80, है ना, सी का हो जाता है 80 और यहाँ से हो जाएगा एम का हो जाएगा एल माइनस 3। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऊपर में जाएगा माइनस तब ना एल 3, तो एल माइनस 3 हो जाएगा 80। इस तरीके से हो जाएगा, देख लो कहाँ पे है, टी लिखो या टी ए लिखो, सब में तो यही है, जिसमें 3 होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक फिर तो दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखो बन रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्टिव बता रहे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अच्छा लग रहा होगा आपको कि हाँ सर इस तरीका से पढ़ाया जाए। अगर इस तरीका से हम पढ़ते हैं तो एकदम एग्जाम में अच्छा नंबर कवाड़ देंगे, है ना, आप कवाड़ोगे। चलो अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है क्या कि जैसे इस तरीके से हमारे पास मान के चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा है। तो होता क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है ना, इसके बीच में कोई आवेश को रखा रहता है, मान चलो प्लस क्यू आवेश है, तो इस पे बल लगता है, इस पे क्या लगता है, इस पे जो है बल लगता है, इस पे क्या लगता है, बल लगता है।
तो ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है ना, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है एफ बटे में क्यू। क्या होता है? एफ बटे में क्यू हो जाता है। एफ बटे में क्या होता है? क्यू। हम फिर से देखो बताते हैं, ये हमें एक जो इस तरीके से एरो जो पा रहे हैं वो हमारा क्षेत्र बता रहा है, विद्युत क्षेत्र बता रहा है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया। क्या हो गया? ई। और यहाँ पे एक विद्युत, इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है प्लस क्यू आवेश को रखा गया, जिसपे बल जो है एफ लग रहा है, जिसपे बल क्या लग रहा है? एफ। तो अब ये तीनों से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई बराबर में एफ बटे क्यू। तो यहाँ से देखो आप परिभाषा पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, इसको हम लोग परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं इसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस पे जो परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है, परीक्षण आवेश के अनुपात को देखो, यहाँ पे जो ये क्यू है, लगने वाला जो बल है, देखो लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश क्या है? क्यू के अनुपात, अनुपात मतलब बटा को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। यहाँ पे सभी इस तरीके से वेक्टर लगा लीजिएगा, ई से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला लिखिएगा और इसके नीचे में ये चीज जरूर लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। जो बोल रहे हैं जो लिखना है, ये क्या है? ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सदिश राशि है। आप स्टार में करके लिख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक ना? ये याद रखेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई बराबर में एफ बटे क्यू। अच्छा, कभी कभी इससे पूछेगा क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक जो है आवेश, क्यू आवेश को रखा गया, तो उस पर बल कितना लगेगा? ये बल कितना लगेगा? तो देखो यहाँ पे है ई बराबर एफ बटे क्यू, हमसे बल पूछ रहा है, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ई क्यू बराबर में क्या आ जाएगा? एफ, यानी बल कितना लगेगा? ई क्यू। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू इंटू ई, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ये चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, सब कुछ लिख के चलिएगा, ठीक ना? अब देखो चलते इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा जो देखते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, बस यही पूछेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू। अगर मान के चलो विद्युत क्षेत्र में बोलता है कि क्यू आवेश को रखा गया है, तो उस पर बल कितना लगेगा? तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे, तो एफ बराबर में आ जाएगा क्यू इंटू ई, या फिर ई इंटू क्यू, जो भी बोलो, है ना? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? एफ बटे क्यू, ई बराबर हो जाएगा एफ बटे क्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखो अगला है कि एकल बिंदु आवेश है। एकल बिंदु आवेश, हमारे पास एक बिंदु आवेश, हमारे पास एक बिंदु आवेश है, आर दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो हमारे आर दूरी पर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास एक आवेश है क्यू, इससे आर दूरी पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है? तो आप लोग कूलॉम के नियम से पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो हो रहता है, यहाँ पे Q1 और मान के चलो कि ये Q2 है और बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे दोनों में लगने वाला बल कितना होता है? तो यहाँ पे होता है F बराबर में होता है KQ1 Q2, ये Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। सेम यहीं पे ऐसे भी होता है, यहाँ पे भी। यहाँ पे आपसे बोला जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर में आ जाएगा K, यहाँ पे हो गया Q, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान को चलो 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो Q2 की जगह आ जाएगा 1 और बटे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर, ठीक ना? R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो आ जाएगा KQ बटे में R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके जगह पे कभी कभी इस तरीके से भी रह सकता है कि E बराबर में K का मान दे देगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ जाएगा Q गुणे में Q बटे में R स्क्वायर। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि अगर एक बिंदु, अगर एक Q आवेश से R दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो इसका दो तरीका से हो सकता है। एक हो गया E बराबर KQ बटे में R स्क्वायर, या तो फिर दूसरा जगह क्या कर सकता है कि K का मान रख सकता है, यानी कि E बराबर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, ठीक है? इस तरीका से आप याद रखिएगा, ठीक है ना? मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। देखो सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखो निचोड़ के रख देना है, याद रखिएगा कि क्या होता है? R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर। किसी में तो R स्क्वायर है ही नहीं यार, है ना? ये क्या हो गया? यहाँ पे Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करके इसे मार देना है, KQ बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसके बाद चलो अब अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन है देखो 11, एक पहला, सॉरी ये क्या है? अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, क्या कोई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही गड़बड़ा गया, ये एक आ गया है ना? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 5वां ना 6ठा हो जाएगा? 6ठा लिखने का जगह एक लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने से मतलब है, उल्टा पुल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं, ये 6ठा हो जाएगा हमारा, ठीक है? 6ठा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझना बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं।
और सिर्फ यहाँ पे फिगर पढ़ना। देखो एकदम मस्त में देखो क्या बोल रहा है कि दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल की रेखाएं खींचे। दो समान बिंदु आवेशों को लेना, तो हमारे पास मान लो चलो यहाँ पे देखो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है देखो इधर पाते हैं, यहाँ हमारे पास मान चलो प्लस क्यू आवेश है इस तरीके से, यहाँ हमारे पास देखो प्लस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, समान निकाय उसको बोल रहा है। इस तरीके से देखो पारेंगे हम, अरे यार तुम गजब करते हो भाई। इस तरीके से, ठीक ना। अब देखो समान निकाय से होता क्या कि बल रेखा को इस तरीका से गुजरती है, ठीक ना, बल रेखा जो है कुछ इस तरीका से जो है गुजरता है। का यार बताओ तुम भी यहाँ परेशान करते हो, तोड़ देंगे हम भी। देखो इस तरीके से फिगर आप पार लेना, ठीक ना, क्योंकि फिगर पारने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस तरीका जो है बल रेखा जो है गुजरती है, ठीक ना। ये हो गया हमारा प्लस प्लस से, ये किससे हो गया प्लस प्लस से। जब प्लस प्लस से अगर आप पारोगे ना तो इस तरीका से पाराएगा, अच्छा से पार लेना आप लोग। हमें तो जितना मालूम था उतना हम जो है पार दिए, ठीक ना। तो देखो प्लस प्लस जब दोनों रहता है ना तो प्लस से जो बल रेखा जो है निकलती है, क्या होती है, प्लस से जो है बल रेखा जो है निकलती है। तो ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ये एरो देखो देख रहे हो निकल रहा है, ये एरो निकल रहा है, ये एरो निकल रहा है, ये एरो निकल रहा है। तो इस तरीका से तो दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं खींचना। तो ये देखो बल रेखा खींच दी, ये प्लस प्लस है। तो अच्छा माइनस माइनस रहेगा, समान बोला है तो समान में ये भी देखो प्लस प्लस में समान है, और माइनस माइनस में भी हमको जो है खींचना इस तरीके से पड़ेगा, ठीक ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से खींचना पड़ेगा हमें। इसमें भी ये हो गया माइनस और ये भी हमारे पास हो गया माइनस, इस तरीके। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो है बल रेखा आएगा इस तरीके से, इसमें जो है बल रेखा जो है इसमें आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जाता है। बल रेखा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है इस तरीके से। बल रेखा जो है प्लस, क्या हो गया, ये हुआ क्या गायब हो जाता है अपने आप। देखो तो ये जो बल रेखा है क्या होता है, माइनस में आता है, माइनस में अंदर जाता है। देखो अंदर जा रहा है इधर से, इसमें भी देखो पार लेना आप, ये देखो अंदर जा रहा है इस तरीका से, देखो अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, एक मिनट इधर कर दे, ये देखो अंदर जा रहा है, ये भी देखो अंदर जा रहा है, इसमें भी देखो कर लेना अंदर, ये हो गया अंदर, ये हो गया अंदर, ये हो गया अंदर, इस तरीके से, ठीक ना। तो माइनस में क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, और प्लस से क्या होता है कि बल रेखा जो है निकलती है, ठीक ना। देखो इसका देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ पे देखो ये मान चलो प्लस है और माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से क्या होता है माइनस की ओर। अब बोलोगे कि माइनस से प्लस की ओर, तो नहीं, ये सिर्फ प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो जाता है। बल रेखा जो है प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, मात्र इस तरीके से आपको फिगर पाना, और आपको जो 2 नंबर दे देगा, ठीक ना। इस तरीके से आप अगर फिगर पार देते हो ना तो आपको जो 2 नंबर यहाँ पे दे देगा। तो आप इस तरीके से क्या करना, आपको इस तरीके से फिगर जो है बना लेना। अगर आप इस तरीके से फिगर बना लेते हैं तो आपको जो है एग्जामिनर जो है 2 नंबर जो है आपको हंसते हंसते एकदम दे देगा, एकदम दे देगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको जो है फिगर बना लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह का करना है, ठीक है। अब इससे देखो एमसीक्यू देखो कैसे हो निकलता बनता है, जो देखो
ना एमसीक्यू देखो कैसे होता है, जो इसमें देखो माइनस में बल रेखा अंदर की ओर जाती है, प्लस में बल रेखा जो निकलती है। चलो यहाँ पे देखो एमसीक्यू, देखो क्या बोल रहा है कि वैद्युत बल रेखा के विषय में आप क्या सत्य है। जो वैद्युत बल रेखा जो अभी हम लोग देखे हैं, ये क्या सत्य है इसमें। तो सबसे पहला देखो कि बंद वक्र बनाती है, तो ये गलत बात है, बंद वक्र नहीं बनाते। बंद वक्र कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखो प्लस है और ये क्या माइनस, तो यानी कि प्लस से माइनस की ओर गया, अभी माइनस से प्लस की ओर आया, तब ये बंद वक्र होगा, तब ये क्या हो गया, बंद वक्र। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि जो है बल वैद्युत बल रेखा जो प्लस से जाके माइनस की ओर जाता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है और माइनस पे जाके खत्म हो जाता है। माइनस पे जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। वैद्युत बल रेखा जो है प्लस से माइनस की ओर जाता है और माइनस पे जाके जो खत्म हो जाता है। ये लाइट जो झिलमिल झिलमिल कर रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बंद वक्र नहीं बनाते। दूसरा हम देखो क्या है कि धनावेश से बाहर निकलती है। हाँ बात है कि नहीं, धनावेश से जो है बाहर निकलता है। वैद्युत बल रेखा क्या धनावेश से जो है बाहर निकलती है, तो ये देखो बाहर निकल रहा है। अगला जो है कि ऋणावेश पर समाप्त होती है। हाँ अभी तो बताया ना कि ऋणावेश भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, यानी ये भी बात सही है। तीसरा है कि खींची गई स्पर्श रेखा विभव को बताती है। नहीं, ये जो स्पर्श रेखा, जैसे मान चलो कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ से स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं ना, तो ये क्या चीज को बताता है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। मतलब कि दिशा जो बता रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है, ई को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, ई को बताता, ना कि विभव को। विभव नहीं बताता है, किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। लिख लीजिएगा इसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। यहाँ पे मतलब वो छठा हो गया था ना, ये सातवां हो जाएगा, ठीक ना। देखो क्या बोल रहा है कि परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो ये आप दोनों को एक एक करके परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखो परावैद्युत शक्ति का, परावैद्युत शक्ति, और दूसरा हमारा है परावैद्युत आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो सबसे पहले ये देखो परावैद्युत शक्ति होता है क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाती है। नहीं समझ में आया होगा, अब समझाते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई अचालक वस्तु, ये क्या है, कोई अचालक वस्तु, अचालक वस्तु, अचालक वस्तु, ये हमारे पास एक अचालक वस्तु। तो देखो होता क्या है ना, ये अचालक वस्तु से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पास किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहता है, पास किया जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहता है, पास किया जाता है। तो वो जो अचालक जो वस्तु है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब उससे पार किया जाता है ना, तो इसमें जो रोकने की जो क्षमता, ये जो है जो रोक सकता है जितना शक्ति से, जैसे मान चलो हमारे पास कोई तीर मारा, कोई तीर मार रहा, तो जब तक हमारे अंदर से पास नहीं होता, मतलब जब तक हम खड़े हुए इस तरीके से डटे हुए हैं, जब तक हमारे अंदर से तीर पास नहीं हो रहा, तब तक हम अचालक बने रहेंगे। तब तक हम क्या रहेंगे, अचालक बने रहेंगे। और जैसे हमारे अंदर से जो है तीर जो है पार हो जाता था, फिर हम चालक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जितनी शक्ति है, हमारे अंदर जितनी शक्ति है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रोकने का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रोकने का, उसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत शक्ति। उसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति। जब तक ये जो वस्तु है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रोकेगा ना, तब तक यह अचालक बना रहेगा। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी शक्ति को तोड़कर पार होने लगेगा, तो यह अचालक से जो है चालक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, चालक बन जाएगा। तो आया कुछ समझ में। देखो फिर से समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, मतलब अधिकतम मान कहने को बोले इसमें जितना शक्ति है, अधिकतम अपना शक्ति लगा देगा। जब पूरा अपना शक्ति लगा देंगे, हमसे जो है पार नहीं होने देंगे, ठीक ना। और जैसे ही पार हो गया तो हमारा पूरा शक्ति खत्म हो गया, यानी पूरा जितना शक्ति था उतना हम लगा दी, है ना। तो अधिकतम का मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाती है। जब तक यह जो है अचालक बना रहेगा। अचालक बना कब रहेगा, जब इससे जो है बल रेखा जो है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो नहीं गुजरे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं गुजरे, तब तक यह अचालक बना रहेगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति बोलते हैं। इसके बाद है आपका अपेक्षित परावैद्युतांक। तो अपेक्षित परावैद्युतांक क्या बोलता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परिवर्तन, तो याद रखना, किसी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, एप्सिलॉन।
किसी माध्यम का परावर्तनांक क्या होता है, एप्सिलॉन। तो किसी माध्यम का परावर्तनांक और निर्वात के परावर्तनांक, देखो निर्वात के परावर्तनांक को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट के अनुपात का माध्यम का सापेक्ष परावर्तनांक कहलाता है। इसका अनुपात ही आपेक्षिक परावर्तनांक कहलाता है, ठीक ना। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का अनुपात ही आपेक्षिक परावर्तनांक कहलाता है, और आपेक्षिक परावर्तनांक हमारा होता है एप्सिलॉन आर। यानी ये और इसका अनुपात यानी एप्सिलॉन नोट, ये दोनों का अनुपात जो हमारा आपेक्षिक परावर्तनांक कहलाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, पूछेगा कि माध्यम का परावर्तनांक बराबर होता है, तो यहाँ पे दे देगा आपको एप्सिलॉन बराबर में पूछेगा, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा ना। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछते जाते हैं, तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर बराबर में होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर में हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, नीचे में जो जीरो है उसको नोट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन करते हैं, हमको मजा आ गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु के लिए परावर्तित सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य मतलब शक्ति, यानी कि वायु में कितना रोकने की क्षमता है, कितना शक्ति जो है वायु के अंदर, जो उस बल रेखा को यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने अंदर से जाने नहीं दे सकता है ना, अपने अंदर से जाने नहीं दे सकता, कितना है उसमें, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, है ना, वोल्ट मीटर इनवर्स। ये याद रखिएगा। परावर्तित सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, कितना उसके अंदर जो है क्षमता है बल वायु के अंदर, जो कि वैद्युत बल रेखा यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने अंदर से जाके होने नहीं देगा। तो ये कितना 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। चलो इसके बाद आपके पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 8वां क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्या समविभवी सतह एक दूसरे को नहीं काट सकती है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे पास जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा जो अभी आपको जो बताया इस तरीके से जो बताया है ना, तो ये वाला जो वैद्युत बल रेखा हम पाते हैं इस तरीके से, तो ये प्लस से माइनस की हो जाता है, कहाँ से जाता है, प्लस से माइनस की हो जाता है, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाता है, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर, ठीक ना। इस तरीके से देखना, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाती है वैद्युत बल रेखा। अगर आप लोग नहीं कभी पढ़े हैं, जिसके चलते बता रहे हैं, अगर आप लोग तो कभी पढ़े होंगे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो समझ ही रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं जो। लेकिन फिर भी जो बच्चे ध्यान मतलब कि जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए, तो ये चीज जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये वैद्युत बल रेखा, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। ये सब जो आप निकलते हुए जो देख रहे हैं ना, प्लस और माइनस को छोड़ के जितना देख रहे हैं सब वैद्युत बल रेखा। तो ये आप वैद्युत बल रेखा देख रहे हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटता। आप यहाँ पे देख रहे हो काट रहा है, सब गजल बिजड़ हो गया, सही से पार नहीं, लेकिन ये दूसरे को काटता नहीं, मतलब कि इस तरीका से देखो नहीं जाता। ये देख रहे हो यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे, इस तरीका से नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता वही बोल रहा है, क्यों नहीं होता इस तरीका से जो बताते हैं। देखो जैसे ही देखो वैद्युत बल रेखा काटेगा, मान चलो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट कर दिए, तो यहाँ पे देखो 2 दिशा हो गया। 2 दिशा करने का मतलब कि एक दिशा इसको इधर जाना दिखा रहा, एक दिशा जो उधर दिखा रहा। यहाँ पे 2 दिशा दर्शा रही है, एक दिशा इधर हो गया और एक दिशा इधर हो गया। तो इसलिए जो है ना, ये जो है ऐसा होना संभव नहीं है, मतलब कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। फिर से देखो बताते हैं, मान चलो कि ये एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 2 यहाँ पे देखो कट किया, तो जहाँ पे कट किया ना वहाँ पे 2 दिशा मिल जाएगा। वहाँ पे क्या दिशा मिल जाएगा, 2 दिशा, एक देखो उधर जा रहा है और एक जो है इधर जा रहा है। तो 2 दिशा हमें प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। 2 दिशा कभी मिल ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं, ठीक ना। हाँ, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो देखो परिभाषा पढ़ते और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो क्या है यहाँ पे कि यदि 2 वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, तो उस कटान वाले बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब कि 2 को हमें प्राप्त हो, ऐसा जो है संभव कभी हो ही नहीं सकता, मात्र एक ही दिशा प्राप्त होती है। और चूंकि 2 विद्युत बल रेखाओं के आपस में काटने पर उस बिंदु पर 2 दिशाएं प्राप्त हो जाती है, जो संभव नहीं है। तो ये चीज आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो है आपका है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। क्या बोला, समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। सबसे पहले तो समझिए समविभवी सतह क्या होता है।
समविभवी सत्ता, देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे ना तो इसकी चर्चा बहुत होगी, समविभवी सत्ता, समविभवी सत्ता, समविभवी सत्ता। तो आप अभी याद रखिएगा कि समविभवी सत्ता होता क्या है। समविभवी सत्ता वैसा सत्ता होता है जहाँ पे विभव का जो मान है हर एक जगह समान होता है। जहाँ पे विभव का जो मान है, विभव का मान, विभव का देखो लिख देते इसी तरह का आप लिख लेना, विभव का मान हर जगह समान रहता है। हर जगह क्या रहता है? समान रहता है। विभव का मान हर जगह कैसा रहता है? समान रहता है। समविभवी सत्ता ऐसा सत्ता है जहाँ पे विभव का मान क्या होता है? समान। यहाँ पे जितना विभव का मान होगा वहीं पे इतना होगा, है ना। वहीं पे अगर मान के चलो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी उतना ही होगा, यानी सब जगह जो विभव का जो मान क्या होता है? वो समान ही होता है। यहाँ पे जितना विभव होगा वहाँ पे इतना ही विभव होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, वहीं इतना भी होगा, यानी हर एक जगह जो विभव का मान समान होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर विभवी सत्ता एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो देखो आवेश को ले जाने में कुछ किया गया कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि समान है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आपका देखो अगला क्वेश्चन है, ये सब चौथा वगैरह ये सब जो आगे क्वेश्चन है ना, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है तो कुछ नहीं, लेकिन ये सब अगले क्लास में करेंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। यानी कि लेक्चर 2 में हमें इसके जो है लेक्चर 3 बनाना है, सॉरी मतलब ये लेक्चर 1 में सब्जेक्टिव किया, अभी जो बच रहा है वो लेक्चर 2 में करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब हर एक चैप्टर का 3-3 आपको लेक्चर देंगे जिसमें आपका जो है बोर्ड की अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। चलो बाल से ही परेशान है बोलो, चलो बाकी कोई बात नहीं, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीका से सभी वीडियो में, ठीक ना। लेकिन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो ऐप को 5 स्टार जरूर दो, और यहाँ पे फीडबैक देना मत भूलिएगा, एक अच्छा सा कॉमेंट दो, नहीं यार मजा आएगा हमको भी, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।